जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भाग 6 में हड़प्पाई अर्थव्यवस्था तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग भाग 7 में सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत हम लोग हड़प्पाई संस्कृत तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, अर्थात धर्म में वो लोग किस तरीके से विचार रखते थे और उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसे रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, जिसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और कृषि में जो मुख्य खाद्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कौन कौन सी थी? जौ तथा गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य खाद्य फसलें जौ तथा गेहूं। और भी फसलें बोई जाती थी, जिसमें आपका रागी हो गया, चावल अर्थात धान, रागी, धान, सरसों, मटर, खरबूज, तरबूज, कपास। कपास मुख्य वाणिज्यिक फसल थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य वाणिज्यिक का मतलब व्यापारिक, जिससे व्यापार किया करते थे। कपास बहुत ज्यादा उगाया जाता था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का व्यापार किया करते थे, इसलिए कपास कैसी फसल थी? वाणिज्यिक फसल थी। तो कपास विश्व में सर्वप्रथम कपास कौन सी सभ्यता के, कहाँ के लोगों ने? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में कपास को सिंडोन कह के पुकारा गया। और ग्रीक भाषा में यहाँ पर सिंडोन का मतलब होता है सिंधु की उपज, सिंध की उपज। तो सिंडोन का मतलब सिंध की उपज। तो सिंध कपास जो है सिंध में उपजाया गया सर्वप्रथम, तो इसीलिए इसे सिंडोन कहा गया, सिंध की उपज। तो कपास विश्व में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें तो रंगपुर तथा लोथल से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। रंगपुर तथा लोथल से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात वासी जो है किसकी धान की खेती किया करते थे। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त है। वहीं पर बनावली से मिट्टी के बने खिलौने हल के प्रमाण प्राप्त हैं। बनावली से क्या प्राप्त है? मिट्टी के बने खिलौने हल के प्रमाण प्राप्त हैं। अब अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का द्वितीयक व्यवसाय क्या था? प्राथमिक तो कृषि था, लेकिन द्वितीयक व्यवसाय क्या था? तो द्वितीयक व्यवसाय पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का द्वितीयक व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन। और पशुओं में जो पालते थे पशु, उबरदार बैल प्रचलित थे, और भेड़, बकरी, ऊंट। ऊंट फेमस है। तो कालीबंगा से जो है ऊंट के प्रमाण प्राप्त हुए। कहाँ के लोग ऊंट पाला करते थे? तो कालीबंगा राजस्थान के सिंधवासी जो है ऊंट को पाला करते थे। तो कहाँ से? कालीबंगा से। तो लेकिन अब आप एक ध्यान दीजिएगा, गाय के प्रमाण हमें नहीं प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से हमें गाय के प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। लेकिन ऐसा विद्वानों का मानना है कि यदि उबरदार बैल या वृषभ थे, तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित रहे होंगे। तो इस तरीके से गाय के प्रमाण स्पष्ट हो गए, क्योंकि बैल से परिचित थे तो गाय से अवश्य परिचित रहे होंगे। दूसरा है हड़प्पा वासी जो थे, वहां पर घोड़े की जो हमें मिली है हड्डी, वो किस अवस्था में? संदिग्ध अवस्था में। अर्थात कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, और अधिकतर विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और जो घोड़े की हड्डी की मूर्ति में हड्डी मिली है, वो जो है ऊपरी कालों के चरणों में मानते हैं कि ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के ये साक्ष्य के रूप में उसे मानते हैं। तो इसलिए घोड़े की जो तथाकथित घोड़े की हड्डी जो मिली है वो संदिग्ध अवस्था में है। पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ज्यादातर विद्वानों का मानना यही है।
तो इस तरीके से हमने बताया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर या सिंह से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंह या शेर से परिचित नहीं थे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य अब तीसरी बात हम बात कर लेते हैं, तृतीयक व्यवसाय क्या था। तो वो तृतीयक व्यवसाय जो था वो उद्योग व्यापार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे, व्यवसाय भी किया करते थे। और व्यापार में आप जैसे समझे मनका मनका उद्योग। मनका उद्योग का मतलब क्या होता है, मोती बनाया करते थे। किसकी मोती, सोने चांदी कीमती पत्थर में कार्नेलियन पत्थर महत्वपूर्ण था। सोना चांदी कांसा तांबा और कीमती पत्थर शंख शंख और जो है मिट्टी के भी मनके बनाया करते थे। और मनके की फैक्ट्री कहाँ से मिली है, लोथल और चनहूदड़ो तथा सुरकोतड़ा से किसकी फैक्ट्री मिली है, तो मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है। ईंट उद्योग था, ईंट भी बनता था, तो ईंट उद्योग भी था। और ईंटों का जो आकार था आयताकार था। और ईंट का जो जो उसकी आकृति थी वो किस आकार में, 4:2:1 अर्थात लंबाई 4 चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में हुआ करती थी। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र ताम्र उद्योग भी था, तांबे का भी उद्योग था। तांबा कहाँ प्रसिद्ध था, तो तांबा जो प्रचलित था वो कहाँ से, राजस्थान खेतड़ी जिला, राजस्थान के खेतड़ी जिला तांबा प्रचलित था। लेकिन ताम्र उद्योग कहाँ के लोग किया करते थे, हड़प्पा पुरास्थल के लोग ताम्र उद्योग करते थे। मोहनजोदड़ो पुरास्थल के लोग वस्त्र उद्योग किया करते थे। चनहूदड़ो पुरास्थल के लोग क्या करते थे, चनहूदड़ो पुरास्थल के लोग मनका बनाने की फैक्ट्री और लोथल से भी मनका बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण प्राप्त हैं। चनहूदड़ो के लोग कांसे की वस्तुएं बनाया करते थे। चनहूदड़ो के लोग कांसे की वस्तुएं भी बनाया करते थे, जहां से हमने बताया बैलगाड़ी के, कांसे की बैलगाड़ी के प्रमाण प्राप्त हैं। मनुष्य कांसे का मिला है और कांसे की वहां से मूर्ति मिली है। तो इस तरीके से कांसे से भी जो है क्या कहते हैं व्यापार, कहाँ के लोग, हमने आपको बताया चनहूदड़ो के लोग कांसे का भी व्यापार किया करते थे। इन सब के विषय में हम लोगों ने गहन अध्ययन किया था पिछली क्लास में। आप लोग पिछली क्लास का भाग 6 का सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसा था, और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी का मतलब उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी या जननी की देवी की उपासना करते थे। तो पहला कौन सा, मातृ देवी की उपासना। तो हड़प्पा वासियों में मातृ देवी की उपासना क्या थी, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवी कौन थी, मातृ देवी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय देवी कौन थी, मातृ देवी की उपासना। और सैंधववासी जो थे इस मातृ देवी की उपासना किसके रूप में, जननी की देवी या उर्वरता की देवी। उर्वरता कृषि किया करते थे, मुख्य खाद्य फसलें क्या थी, कृषि थी। तो कृषि किया करते थे। प्रथम जो है व्यवसाय क्या था, कृषि था। तो कृषि के रूप में वो लोग उर्वरता की, क्योंकि अगर वो ऐसा मानते थे कि अगर हम मातृ देवी या उर्वरता इनकी पूजा करेंगे तो खाद्य फसलें जो होंगी वो और ज्यादा जो है उपज होगी। इसलिए मातृ देवी की पूजा जननी की देवी या उपासना की देवी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। हड़प्पाई स्थलों से बहुत अधिक, सर्वाधिक मात्रा में स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है। हड़प्पाई स्थलों से भारी मात्रा में किसकी मूर्ति मिली है, स्त्री की बनी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इस वजह से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवी थी वो कौन थी, मातृ देवी, उर्वरता की देवी या जिसे जननी की देवी भी कहा करते थे। दूसरा है शिव की उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की भी उपासना किया करते थे। और शिव की उपासना कैसे पता चला, मोहनजोदड़ो से हमने आपको बताया था 3 सींग वाले तथा 3 मुख वाले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है 3 सींग वाले तथा 3 मुख वाले पशुपति शिव की आकृति वाले मोहरे मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 3 सींग वाली तथा 3 सिर वाले, 3 मुख वाले पशुपति शिव की आकृति वाले मोहरे कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से।
जिसके दाहिने तरफ आपको बताया था हाथी और बाघ, जिसके दाहिने तरफ हाथी, जैसे पशु हमें समझ लीजिए, तो हमारे दाहिने तरफ क्या रहेगा, हाथी और बाघ, और हमारे बाएं तरफ क्या रहेगा, गैंडा और भैंसा। तो बाएं तरफ पशु के बाएं तरफ गैंडा और भैंसा, और दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ बाघ और हाथी, दाहिने तरफ बाघ और हाथी, और बाएं तरफ गैंडा और भैंसा। और उस पशु के सामने पैर की तरफ 2 हिरण थे। तो इस तरीके से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति कितने सींग वाली, 3 सींग वाली तथा 3 मुख वाली पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके दाहिने तरफ कौन से, हाथी तथा बाघ, और बाएं तरफ भैंसा तथा गैंडा बैठा हुआ दिखाया गया है। और पशुपति के सामने क्या, 2 हिरण की चित्रकारी की गई है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की क्या किया करते थे, उपासना किया करते थे। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीसरा लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे। लिंग जैसे शिवलिंग की पूजा, लिंग की पूजा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग की भी पूजा किया। सबसे ज्यादा कौन सी देवी, माता देवी की पूजा की है। दूसरे नंबर पर शिव की उपासना या पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। और तीसरा, माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, हमने बताया था, तो वहां पर हड़प्पा पुरा स्थल से माता देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति। लिंग एवं योनि पूजा भी किया करते थे। और हड़प्पाई स्थलों से पत्थर के छल्ले, गोलाकार छल्ले, हड़प्पाई पुरा स्थलों से पत्थर के गोलाकार छल्ले तथा पत्थर के लिंग प्राप्त हुए हैं। तो कैसी पूजा किया करते सिंधु घाटी सभ्यता, लिंग या योन या शिवलिंग की भी पूजा किया करते थे। तो यहाँ से हड़प्पाई पुरा स्थलों से हमें पत्थर के गोलाकार छल्ले तथा पत्थर के क्या लिंग मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिवलिंग की भी पूजा किया करते थे। तीसरा है योग उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योग मुद्रा में भी बैठा करते थे, योग मुद्रा में उपासना किया करते थे। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमने आपको बताया था योगी की मूर्ति, पलथी मारे हुए योगी की मूर्ति प्राप्त है, प्रतिमा प्राप्त है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में योग प्रचलन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से क्या प्राप्त है, योग की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, योग की मुद्रा में पलथी मारे योगी की प्रतिमा मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में योग भी क्या था, योग का भी प्रचलन था। अगला है पशु पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग पशु की भी पूजा किया करते थे। और पशुओं में 2 तरह, एक काल्पनिक पशु और दूसरा वास्तविक पशु का पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के में काल्पनिक तथा वास्तविक पशुओं की पूजा का प्रचलन था। तो काल्पनिक अगर बात करें, हमने आपको बताया था हड़प्पा पुरा स्थल से एक श्रृंगी पशु, हड़प्पा पुरा स्थल से एक श्रृंगी, एक सींग वाले पशु की मोहर प्राप्त है। हड़प्पा पुरा स्थल से एक सींग वाले पशु की मोहर प्राप्त है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सा पशु था। इसलिए काल्पनिक पशु, एक श्रृंगी काल्पनिक पशु की पूजा किया करते थे। और सर्वाधिक मोहरे जो प्राप्त हैं वो किसकी, एक श्रृंगी वाले पशु की मोहरे प्राप्त है। तो इसलिए सर्वाधिक पशु कौन सा प्रचलित था, एक श्रृंगी पशु, ये याद रखना है। दूसरा, वास्तविक पशु जो था कुबड़दार बैल। तो यहाँ पर बैल के पीछे यहाँ पर कुबड़ निकला हुआ होता, आप देखे हो बड़े बड़े डील निकली होती है। तो कुबड़दार बैल की पूजा कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। कुबड़दार बैल वास्तविक रूप से सामने एकदम सक्षम, और अवास्तविक रूप से कौन था, काल्पनिक रूप से एक श्रृंगी पशु, है ना। जैसे आप लोग कल्पना करते हैं किसी चीज के, मन में सोच लेते हैं तो काल्पनिक हो गया, ठीक है ना। और वास्तविक में कोई चीज आपके सामने प्रस्तुत है तो वो वास्तविक है, ठीक है ना। जिसे आप देखे ना हो तो वो काल्पनिक जीवन में आप विचार करना इस तरीके से। तो एक श्रृंगी पशु की एक आकृति बना दिए काल्पनिक रूप से, उसकी पूजा करते थे। और वास्तविक रूप से कुबड़दार बैल की भी पूजा किया करते थे। और वृक्षों में सबसे ज्यादा अगर प्रचलित, वृक्ष पूजा भी, पेड़ों की भी पूजा किया करते। और वृक्षों में सबसे ज्यादा प्रचलित पूजा थी कौन सा, पीपल। सबसे ज्यादा आज के समय भी लोग पीपल की पूजा करते थे। तो वृक्षों में पीपल,
बरगद तथा नीम की उपासना किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वृक्षों में सबसे ज्यादा उपासना किसकी होती थी? पीपल की। तो याद रखना है, वृक्षों में सबसे ज्यादा पीपल की और उसके बाद बरगद, नीम की भी उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। सर्प पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्प की, सांप की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है। स्वास्तिक किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग पूजा करने के लिए करते थे। तो ये स्वास्तिक कैसे बनेगा? इस तरीके से, जेड का उल्टा और ऊपर नीचे हम बना देंगे तो क्या बन गया? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि की भी उपासना किया करते थे। हमने आपको बताया था कालीबंगा से 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिका या हवन कुंड के प्रमाण प्राप्त है। वहीं लोथल से 1 अग्निवेदिका या 1 अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि की भी उपासना किया करते थे, अर्थात किसकी? अग्नि की, हवन कुंड के माध्यम से अग्नि की भी उपासना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों में पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे और पुरोहित वर्ग भी नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों की पूजा नहीं होती थी और ना ही पुरोहित वर्ग था। वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग मंदिरों में पूजा करते थे और पुरोहित वर्ग भी हुआ करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग मंदिरों में भी पूजा किया करते थे और वहां पर पुरोहित वर्ग भी हुआ करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मंदिरों में पूजा नहीं किया करते थे, ना ही पुरोहित वर्ग हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात भी करते थे। आयात किसका करते थे? तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार जब किया करते थे तो धातुएं जो मंगाया करते थे, सोने की धातु जो हुआ करती थी, वो कहां से? ईरान तथा कोलार, कर्नाटक में कोलार की खान है। तो सोना कहां से आया करता था? कोलार, कर्नाटक की खान से। और कहां से? ईरान से। और चांदी भी ईरान और अफगानिस्तान से। तो सोना ईरान और कोलार की खान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। वहीं पर अगर हम तांबे की बात कर ले तो तांबा के लिए सबसे फेमस कौन है? राजस्थान का खेतड़ी जिला। तो राजस्थान के खेतड़ी से क्या आया करता था? तांबा। और वहीं पर टिन जो अफगानिस्तान से आता था। टिन कहां से आता था? अफगानिस्तान से आयात करते थे। लाल रंग फारस की खाड़ी से आया करता था। लाल रंग कहां से आया करता था? फारस की खाड़ी से। और देवदारू जो प्राप्त होता था हिमालय की पहाड़ियों से, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से देवदारू। तो सोना कहां से? ईरान, ईरान से। और कहां से सोना? कोलार की खान से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा राजस्थान खेतड़ी जिला। और टिन अफगानिस्तान, लाल रंग फारस की खाड़ी, देवदारू हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। और हड़प्पाई बंदरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से पुरास्थल बंदरगाह वाले थे? लोथल तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन कुछ और हैं, कभी कभी एग्जाम में इसके अलावा भी पूछ लेता तो आप लोग ऑप्शन में लोथल नहीं दिया रहता, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो देश है वहां से सुतका गेंडोर पूरा स्थल मिला है। तो वो पूरा स्थल सुतका गेंडोर बंदरगाह शहर था, बंदरगाह पत्तन शहर था। सुतकोह, सुतका कोह, सुतका कोह, सुरकोतरा नहीं है, सुतका कोह है पाकिस्तान में। तो सुतका कोह भी बंदरगाह शहर था। और कौन सा? अल्लाह, अल्लाह हीनो, अल्लाह हीनो, अल्लाह हीनो। और अगला कौन सा है? बालाकोट। तो पाकिस्तान के कौन कौन से, पाकिस्तान से जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त हैं, वहां से कौन कौन से पूरा स्थल बंदरगाह शहर वाले थे? तो पहला मैंने कौन सा बताया? सुतका गेंडोर, दूसरा सुतका कोह, और तीसरा अल्लाह हीनो, और चौथा कौन था? बालाकोट। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला सुतका गेंडोर, दूसरा कौन सा था? सुतका कोह, तीसरा तीसरा अल्लाह हीनो, और चौथा कौन सा? बालाकोट। वहीं पर भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो पूरा स्थल प्राप्त है, बंदरगाह शहर जो था, वो सबसे पहले आप लोथल तो जानते हैं, दूसरा नागेश्वर, ये तीनों गुजरात में ऊपर के, लोथल, नागेश्वर और प्रभास पाटन। लोथल, नागेश्वर, प्रभास पाटन, ये बंदरगाह शहर था। कहां से प्राप्त है? गुजरात से पूरा स्थल प्राप्त है।
वहीं पर भगतराव जो पुरास्थल है वो महाराष्ट्र से प्राप्त है। तो ये चारों पुरास्थल भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के कैसे शहर थे? बंदरगाह वाले थे, पत्तन शहर थे। बंदरगाह का मतलब जहां पर नाव या शिप का आगमन होता है, आवागमन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह। नाव के माध्यम से व्यापार किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार किया करते थे। जल मार्ग के लिए नाव का प्रयोग किया करते थे। जल मार्ग के लिए नाव का प्रयोग, और नाव कौन कौन से? देखिए यहाँ पर हमने बताया भारत में लोथल, दूसरा आपका दूसरा इधर है नागेश्वर, और तीसरा आपका कौन सा है? प्रभास पाटन, ये गुजरात से प्राप्त है। और भगत राव जो पूरा स्थल है, ये भगत राव महाराष्ट्र से, ये बंदरगाह शहर था, पत्तन शहर था, नाव के माध्यम से व्यापार किया करते। वहीं पाकिस्तान में कौन कौन सा? तो सुक्का गेंडोर, सुक्का कोह, और कौन सा? अल्लाहीनो, और चौथा कौन सा? बालाकोट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे व्यापार किया करते थे? जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों तरह से व्यापार किया करते थे। और जो जल मार्ग था, जल मार्ग में यहाँ पर हम लिखा है मोहनजोदड़ो से मिट्टी की नाव मिली है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की नाव मिली है। इससे पता चलता है कि जल मार्ग के लिए जो है व्यापार जल मार्ग से किया करते थे। और स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी। स्थल से हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। स्थल मार्ग से व्यापार के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, या यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। और जल मार्ग के लिए अगर साधन का जो प्रयोग किया करते थे या व्यापार के लिए जो प्रयोग किया करते थे वो नाव था, है ना? पत्तन शहर, तो लोथल पत्तन शहर था, नागेश्वर पत्तन शहर था, प्रभास पाटन पत्तन शहर था, भगत राव जो महाराष्ट्र में है पत्तन शहर था, और वहीं पर सुत्का गेंडोर और आपका सुत्का कोह, बालाकोट, अल्लाहीनो, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पत्तन शहर था। अब हम एक बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला है। और ऐसा पता चलता है इतना बड़ा स्नानागार किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत नहीं रहा होगा। इसका मतलब है कि सामूहिक स्नानागार लोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामूहिक स्नानागार किया करते थे। और जो सीढ़ियां बनी हुई थी, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा विशाल स्नानागार से। सिंधु घाटी सभ्यता की के विशाल स्नानागार की जो सीढ़ियां बनी थी तालाब में, जो स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। आप देख सकते हैं मैंने 3 सीढ़ियां बनाई है। तो उत्तर में और दक्षिण में जो है क्या बनी थी? सीढ़ियां। ये स्नानागार है, और इधर जो है रूम बने हैं। तो पूरब और पश्चिम की तरफ स्नान करने के लिए रूम बने थे, कमरे में स्नान करने के लिए। ठीक है ना? तो देखिए कितना विकसित शहर हुआ करता था उस समय के लोगों का। तो विशाल स्नानागार था, और कुएं से यहाँ पर स्नानागार में लोग पानी लाया करते थे। यहाँ पर कुआं बनाया है, कुएं से लोग स्नानागार में स्नान करने के लिए यहाँ पर पानी लाया करते थे। सीढ़ियों से यहाँ पर उतरते थे। उत्तर में सीढ़ियां बनी हुई थी और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। और पश्चिम और पूरब में स्नान करने के लिए रूम बने हुए थे, 1 2 3। इधर में मैंने 1 2 3 रूम बनाया है। ऐसे रूम बने हुए थे। पूरब और पश्चिम में स्नान करने के लिए रूम बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां, स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। और जो गंदा पानी था वो दक्षिण दिशा की ओर जाता था। स्नान करने के लोग स्नान करेंगे तो गंदा पानी आएगा कि नहीं? और वो गंदा पानी दक्षिण दिशा में निकलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, वहां से जो है जो जल निकासी की व्यवस्था थी किधर से थी? दक्षिण दिशा में थी। ठीक है ना? उत्तर पश्चिम में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, और दक्षिण की तरफ क्या था? कुआं था। कुएं से पानी लाया करते थे, और जो गंदा पानी था दक्षिण दिशा से क्या करते थे? निकलता था। इस तरीके से हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार की व्यवस्था, सामूहिक स्नानागार की व्यवस्था थी। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों का संस्कार, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार या समाधान 3 प्रकार से अंत्येष्टि किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पहला था कौन सा? पूर्ण समाधिकरण।
पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से, समाधि का मतलब होता है गड्ढा खोद के उसी में क्या कर लेना, दफना देना कहलाएगा पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक का मतलब होता है यहाँ तक गले तक कि शरीर को जमीन के अंदर क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था जंगलों में, और उसके बाद ये इतना सिर के ऊपर का जो भाग रहता था वो खुला रहता था। तो पशु पक्षी जंगली जानवर जो आया करते थे वो निचोड़ निचोड़ के इतने भाग को क्या कर लिया करते थे, खा लिया करते थे। तो ये आंशिक समाधिकरण। और तीसरा था दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब जला देना, है ना। दाह संस्कार, आग में जला देना, वो दाह संस्कार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था, 3 प्रकार से किया जाता था। और पहला प्रकार क्या था, पूर्ण समाधिकरण, अर्थात मृतकों को जमीन के अंदर खुदाई करके दफना दिया जाता था, ये पूर्ण समाधिकरण। और ये पूर्ण समाधिकरण जो है ये कहाँ से सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई दाह संस्कार था तो कौन था, पूर्ण समाधिकरण। सर्वाधिक लोकप्रिय दाह संस्कार कोई था तो कौन सा था, पूर्ण समाधिकरण। और पूर्ण समाधिकरण के पूरा कहां से प्राप्त है, हड़प्पा से, क्योंकि वहां पर आपने 3700 के प्रमाण प्राप्त हैं। आरएस 37 मिला है कि नहीं मिला है, तो वहां से हड़प्पा पुरा स्थल से आरएस 37 के प्रमाण प्राप्त हैं, क्योंकि वहां पर 37 कब्रगाह 3700 प्राप्त हुए हैं एक ही जगह से। तो इससे पता चलता है कि वहां पर पूर्ण समाधिकरण था। क्या था, पूर्ण समाधिकरण। मोहनजोदड़ो से कहीं से भी हमने बताया है कब्रगाह के प्रमाण नहीं प्राप्त हैं, तो वहां पर कैसा संस्कार था, वहां पर अंत्येष्टि संस्कार था, अर्थात दाह संस्कार था, वहां पर लोगों को जला दिया जाता था। तो इस तरह मोहनजोदड़ो में दाह संस्कार किया जाता था। और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार कौन था, पूर्ण समाधिकरण। तो पूर्ण समाधिकरण कहां पर, हड़प्पा से प्राप्त है। और दाह संस्कार के प्रमाण मोहनजोदड़ो से। और आंशिक समाधिकरण थी, लेकिन इसके कहीं पूरा स्थल प्राप्त है नहीं। आप इस तरीके से जानिए 3 तरह। आंशिक समाधिकरण क्या होता है, मृतकों को गले तक के भाग को क्या कर दिया जाता था, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर करके दफना दिया जाता था, और जो ऊपरी भाग था वो ऐसे छोड़ दिया जाता था, जंगली जानवर या पशु उसे निचोड़कर खा जाते थे। इस तरीके से मृतकों का अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था, 3 प्रकार से किया जाता था। इस तरीके से शवों को किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो आशा करते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता की संस्कृति कैसी थी और हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवी कौन सी थी, मातृ देवी। दूसरे नंबर पर पशुपति शिव, और तीसरे नंबर पर लिंग या योनि। उसके बाद योग उपासना, योग मुद्रा में भी प्रचलित थी। और पशु की भी पूजा किया जाता था। वृक्षों में पीपल की पूजा और अग्निकुंड की भी पूजा, अग्नि की भी पूजा की जाती थी। और सर्प पूजा स्वास्तिक के इस तरीके से प्रमाण प्राप्त हैं। तो आशा करते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भाग 7 में धार्मिक जीवन कैसा था स्पष्ट तरीके से समझ में आया। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन तथा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ, भाग 8 लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।